डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपने लास्ट वाले दोनों वीडियो देखे हों, यानी कि SN1 और SN2, तो उनको करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर अपने बात कर चुके हैं कि SN1 और SN2 जो रिएक्शन है, यानी कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ से बोर्ड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पुटअप जरूर होता है, ठीक है ना। चाहे तो वो SN1 रिएक्शन को पूरा एक्सप्लेन करके पूछ ले, चाहे SN2 रिएक्शन को पूछ ले, चाहे उनके रेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले, या SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए जो एल्किल हैलाइड है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है। और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे 2014 है, 2017 है, तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था बोर्ड के अंदर कि डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन के दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, तो वो आज अपने कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप इस वीडियो को तभी देखें अगर आपने SN1 और SN2 रिएक्शन को ऑलरेडी बढ़िया तरीके से समझ रखा है, ठीक है ना। यानी कि दोनों लास्ट वीडियो अगर आपने देखे हैं तब बेटे आपको इन दोनों का डिफरेंस पता चल पाएगा, नहीं तो रटने वाली सी बात है। और आपको पता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने वाला कुछ है नहीं, सब चीज़ें जैसे जैसे आप बढ़िया तरीके से समझते जाओगे आपके लिए क्या होती जाती है, ईजी होती जाती है, ठीक है ना। तो चलो जी, अपने कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है SN1 और यहाँ लिखा हुआ है SN2। तो सबसे पहले तो आपको इनके नाम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि SN1 से क्या मीन्स है, SN2 से क्या मीन्स है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट जो अपने लेके चल रहे हैं, SN1 को हमने लिखा था यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि इसको हिंदी में अपने बोलते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और अगर अपने बात करते हैं SN2 की, तो SN2 को अपने बोलते हैं बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हिंदी के अंदर इसको अपने लिख देते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। फिर अपनों ने ये पढ़ा कि जो SN1 रिएक्शन है अपने पास, इस रिएक्शन का जो रेट है, इस रिएक्शन का जो वेग है या जो रेट है वो केवल 1 लिखा है ना, तो एक ही अणु कौन सा था, एल्किल हैलाइड। केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कि सांद्रता पर निर्भर करता है। और अगर अपने बात करते हैं SN2 की, तो इसके लिए अपने लिखेंगे कि इस रिएक्शन का रेट या इस रिएक्शन का वेग एल्किल हैलाइड और अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है या जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। तो इसके लिए अपनों ने ये लिखा था कि SN1 रिएक्शन का जो वेग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के। यानी कि SN1 जो रिएक्शन है इसका जो वेग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही अणु, और वो कौन सा, एल्किल हैलाइड, जिसकी सांद्रता के ऊपर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसलिए इसको अपने कहते हैं कि इसलिए यह अभिक्रिया क्या है, इसलिए इस रिएक्शन को या इस अभिक्रिया को फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं।
और जब अपने बात करते हैं SN2 की, तो SN2 के लिए अपने लिखते हैं SN2 रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और इनटू में अटैकिंग जो न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों की कंसंट्रेशन के। तो यहाँ जो रेट है वो दो अणुओं की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसको अपने बोलेंगे, ये है अपने पास किसका एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर का। तो ये हो गया अपने पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन या द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अगर अपने देखें तो अपनों ने ये डिस्कशन किया था कि जो अपने पास SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन अपने पास दो स्टेप के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है, और जो SN2 है ये कंप्लीट होती है कितने स्टेप में, एक स्टेप में कंप्लीट होती है। तो SN1 के लिए अपने पास थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि यह रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है या पूर्ण होती है, और जो है अपने पास SN2 यह रिएक्शन केवल एक स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। यहाँ अपने पास जो रिएक्शन है ये दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, और हमें ये भी पता है कि जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमारे पास क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, यानी कि इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, तो अपने पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये हो जाता है कि इसमें मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। और अगर अपने यहाँ बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने कहेंगे कि यहाँ इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती बनता है, और यहाँ अपने लिख रहे हैं कि इसमें इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती नहीं बनता। अब आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन ये आएगा कि इंटरमीडिएट यहाँ बना था, और बना कौन सा था, तो आप कहोगे कि यहाँ बनी थी ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। तो एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ मध्यवर्ती नहीं बनता। ठीक है, मध्यवर्ती नहीं बनता, बल्कि क्या बनती है, बल्कि एक इमेजिनरी या काल्पनिक संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। तो आप कहोगे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो भी तो क्या इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इंटरमीडिएट को जो आप किसी भी रिएक्शन के अंदर जो भी इंटरमीडिएट बनता है, चाहे कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बो एनायन बन रहा है, जो भी बन रहा है, उसको आप उस रिएक्शन मिक्सचर से क्या कर सकते हो बेटे, अलग कर सकते हो। जो मध्यवर्ती है उसको आप उस रिएक्शन मिक्सचर से, अभिक्रिया मिश्रण में से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट है या संक्रमण अवस्था है उसको हम रिएक्शन मिक्सचर से अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको अपने इंटरमीडिएट नहीं बोलते, लेकिन जो कार्बोकैटायन बनता है उसके लिए अपने टर्म यूज करते हैं कौन सी, इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती। ठीक है ना, शायद ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए, फटाफट से दोबारा देख लो। फर्स्ट पॉइंट है कि हमने इसकी फुल फॉर्म देखनी है, एक फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म ये है हमारे पास, ये है द्विअणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर अपने यहाँ बात करें तो इस रिएक्शन का जो रेट है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस रिएक्शन का जो रेट है वो एल्किल हैलाइड के साथ साथ जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है या जो आक्रमणकारी नाभिक स्नेह है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो उस कंडीशन में आपको अगर याद हो तो अपनों ने क्या किया था, यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटा के क्या लगा दिया था, इक्वल लगा दिया था, और कांस्टेंट लगा दिया था कौन सा, के, और के इनटू में आ जाएगा एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन, और यहाँ क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन। ठीक है ना, SN2 रिएक्शन का रेट। अगर अपने यहाँ से इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल साइन को, तो उस कंडीशन में अपने लिख सकते हैं SN1 रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल है किसके, कांस्टेंट लगा देंगे के,
और इनटू में लिख देंगे एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है कि एक ही अणु के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इस अभिक्रिया की जो अणु संगतता, जो मोलिकुलैरिटी है, ठीक है ना, मोलिकुलैरिटी और जो ऑर्डर है वो दोनों ही क्या होते हैं, एक होते हैं। जो आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, वहां आप इसकी डिटेल स्टडी करते हो। यहाँ सिर्फ इतना ही आपके लिए काफी है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर टाइप है, और ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर या द्वितीय कोटि टाइप है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपने पास आ जाता है SN1 रिएक्शन 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। जो SN1 है ये कितने स्टेप में, एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ अपने पास इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनता है, और यहाँ किसी प्रकार का कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता, बल्कि क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब अपने लेके चलते हैं इसमें फिफ्थ पॉइंट। तो अगर अपने बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर अपने बात करेंगे कि जैसे कई जगह बोल दिया जाता है कि इस न्यूक्लियोफाइल के साथ में SN1 रिएक्शन ही होगी, इसके साथ में SN2 रिएक्शन ही होगी, तो ऐसा नहीं होता। एक न्यूक्लियोफाइल दोनों टाइप की जो रिएक्शन है वो दे सकता है, ठीक है ना। तो इस बात के ऊपर अब मत जाना। तो अब यहाँ देखो अपने पास जो पॉइंट आ जाता है नेक्स्ट, जिसको अपने कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, कि इस अभिक्रिया का जो वेग है, इस रिएक्शन का जो रेट है या जो वेग है, वो ध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। ध्रुवीय विलायकों में जो पोलर सॉल्वेंट है वहां पे इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही जल्दी हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इससे रिलेटेड है वो अपने कह सकते हैं कि यह आयनिक प्रकार की अभिक्रिया है, यह आयनिक प्रकार की अभिक्रिया है जो फास्ट स्पीड से या तीव्र गति से क्या होती है, कंप्लीट होती है, संपन्न होती है, ठीक है। अगर यहाँ अपने बात करें तो यहाँ अपनों लिखा है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वहां पे इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसके अंदर अपने लिखेंगे कि इस रिएक्शन का वेग या इस रिएक्शन का जो रेट है, चाहे तो लिख दो कि ध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और चाहे अपोजिट कर दो कि अध्रुवीय विलायकों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस रिएक्शन का रेट नॉन पोलर या अध्रुवीय विलायकों में बढ़ जाता है। यहाँ आपने लिखा है आयनिक टाइप की है, इसलिए फास्ट स्पीड से क्या होती है, कंप्लीट होती है। और यहाँ आपने लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये धीमी गति से या मंद गति से संपन्न होती है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर अपने पास आ जाता है वो है कि SN1 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी का या क्रियाशीलता का अगर अपने क्रम देखते हैं, और यहाँ SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का अगर ऑर्डर या क्रम देखते हैं तो देखो SN1 है, तो SN1 में अभी अपनों ने डिस्कशन किया है SN1 कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। और जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, ठीक है ना। और कार्बोकैटायन अपने को पता है कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो कौन सा होता है, वो होता है 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। तो सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्शन भी वही देगा जो जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर अपने बात करें रिएक्टिविटी की और कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन सा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम होता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, उससे कम है 1 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा कौन सा, 0 डिग्री, जिसको अपने बोल सकते हैं क्या, मेथिल हैलाइड, ठीक है। लेकिन अगर अपने बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन के अंदर अपने पास जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन में आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट बनती है,
जिसमें अपने पास जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा होता है बैक साइड से, और जो अपने पास लिविंग ग्रुप है या लिविंग न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से वहां से क्या हो रहा है, जा रहा होता है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे अपने पास जितनी क्राउडनेस कम होगी एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड यानी कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ में जितने कम एल्किल समूह होंगे, या अपने ये कहीं कोई एल्किल समूह हो ही ना, हाइड्रोजन एटम होंगे, तो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मेथिल हैलाइड, उससे कम आपके पास हो जाता है कौन सा, 1 डिग्री, फिर आ जाता है 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव हो जाता है कौन सा, 3 डिग्री। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो अपने पास ये है कि अगर अपने पास जो रिएजेंट है, अगर हमारा जो सबस्ट्रेट है, जो क्रियाधार है, जो अभिकारक है, ठीक है, तो अभिकारक या क्रियाधार या सबस्ट्रेट यहाँ पे कौन था हमारा, वो था एल्किल हैलाइड। यहाँ अपने पास जैसे मेनली था 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, यहाँ था हमारे पास कौन सा, मेनली मेथिल हैलाइड। ठीक है ना। तो ये क्रियाधारें अगर इनको अपने ले रहे हैं, ये कौन है हमारे पास, ये हमारे सबस्ट्रेट हैं, क्रियाधारें, अभिकारक हैं। ठीक है। तो यदि अभिकारक ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक सक्रिय है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उत्पाद क्या प्राप्त होता है, रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो उत्पाद रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। D और L का बराबर रेशो 50-50%, ना लाइट जाएगी दाईं ओर, ना लाइट जाएगी बाईं ओर, क्योंकि दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या कर देगा, टोटल जो मूवमेंट है उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है ना। यहाँ अपने पास यदि रिएजेंट या यदि अभिकारक या सबस्ट्रेट, यदि अभिकारक प्रकाशिक सक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या प्राप्त होता है, वाल्डन इन्वर्जन या वाल्डन प्रतिपन्न प्राप्त होता है। ठीक है। अब जो हमने SN1 के अंदर एग्जांपल लिया था, तो एग्जांपल को लिख लेते हैं अपने। यहाँ अपने पास एग्जांपल था SN1 में हमने एग्जांपल लिया था 3 डिग्री का, CH3C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड हैलोजन एटम। रिएक्शन करवाई थी हमने किसके साथ में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और ये कैसा था, ये था एक्वस था, हमारे पास जलीय था। दोनों की रिएक्शन करवाई तो उस कंडीशन में अपने को मिला था CH3C, CH3OH और प्लस में निकल गया था कौन, KX। ठीक है ना। अगर अपने बात करते हैं SN2 की, तो SN2 के अंदर अपनों ने एग्जांपल जो लिया था वो लिया था किसका, मेथिल हैलाइड का, और मेथिल हैलाइड के लिए अपने CH3X प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा है, एक्वस, प्रोडक्ट बना था CH3OH और प्लस में बाय प्रोडक्ट निकल गया था क्या, पोटेशियम हैलाइड। और यहाँ अपने पास हैलोजन एटम की अगर अपने बात करें, यानी कि एल्किल हैलाइड को अगर अपने देखें, जैसे CH3 है, CH3 के साथ में अपनों ने क्या ले रखा है, मान लो हमने फ्लोरीन ले रखा है, क्लोरीन ले रखा है, ब्रोमीन ले रखा है या आयोडीन ले रखा है। तो आपका क्लियर होना चाहिए कि अगर अपने यहाँ पे क्या लेते हैं, आयोडीन ग्रुप लेते हैं, तो कार्बन और आयोडीन अपने पूरे ग्रुप के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम साइज रखता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से भी बड़ा साइज होता है किसका, आयोडीन का। जितना साइज बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है, बॉन्ड को तोड़ना उतना ही क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है। तो मैंने आपको ये करवाया RBSc के अकॉर्डिंग। अब आप ध्यान से देखो कि जो जो आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे कि ये जो क्वेश्चन है SN2 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, या SN1 रिएक्शन के लिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, बहुत बार कोई भी कंपटीशन एग्जाम या RBSc यानी कि अपने बोर्ड के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे PMT है, चाहे AIEEE है, चाहे JEE है, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लो, मेनली आपके पास जो क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप होते हैं। या तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन किसका, रेट का, कि SN1 का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, SN2 का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपका पुटअप होता है वो होता है एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी से, किनकी रिएक्टिविटी का आपसे क्या पूछता है, वो ऑर्डर पूछता है। ठीक है ना। तीसरा आपके पास क्वेश्चन पुटअप होता है इंटरमीडिएट से, किस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है और किस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है।
तो मेनली अपने SN1 और SN2 जो रिएक्शन है ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल है चाहे आपका बोर्ड लेवल है, ठीक है। अब बचती है जिम्मेदारी आपकी कि इसको बार बार देख के बढ़िया तरीके से अपने दिमाग के अंदर इस तरीके से इसको फिक्स कर दो कि कोई अगर आपसे पूछे तो आपके टिप्स पे ये आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू।